ओह नो, बहुत देर हो रही है। मैं आज किसी भी हाल में लेट नहीं होना चाहती। एक बेहद खूबसूरत लड़की ने अपनी जुल्फों को संभालते हुए कहा। उसने डार्क ब्लू सिल्क ड्रेस पर एक सफेद रंग का विंड ब्रेकर पहना था, लेकिन फिर भी शिमला की ठंड से वो कपकपा रही थी। बेहतर होता कि मैं अकेली ही चली जाती। गिल फैमिली के एनुअल लंच पर आज तक कोई भी कभी लेट नहीं पहुंचा। वैसे भी पहले ही उनके पास बहुत सारे रीजंस है नाराज होने के लिए, और आज जिसके साथ जा रही हूँ उसे देखते ही सबका पारा चढ़ने वाला है। कहीं इस बात को लेकर वो मुझे फैमिली से बेदखल ना कर दे। ओह गॉड, उस लड़की ने मन ही मन नर्वस होते हुए कहा। वो किसी को फोन करने ही वाली थी कि एक कॉफी का पेपर मग उसके सामने आया। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, उस लड़की ने रूड अंदाज में कहा। सामने वुलन जैकेट पहने हुए एक हैंडसम से लड़के ने जवाब दिया, आपकी फेवरेट कॉफी लाने गया था। मुझे लगा इतनी ठंड में आपको अच्छा लगेगा। कुछ गलत किया क्या शनाया? शनाया ने गुस्से में उसके हाथ से मग लिया और एक ही घूंट में सारी कॉफी पीते हुए गुस्से से पूछा, आप चल सकते हैं आहान, या और टाइम वेस्ट करना है? आहान और शनाया जैसे ही उसकी बाइक की तरफ आगे बढ़े, उसने कहा, शनाया मैं जानता हूं आप लंच को लेकर परेशान हो रही हैं, पर मैं आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि वो आपको मेरी वजह से कुछ भी उल्टा सीधा कहें। कॉफी की गर्माहट और आहान के भोलेपन से शनाया का भी मन पिघल गया, पर उसने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। एक तरफ शनाया जो देखने में किसी एलीट मॉडल से कम नहीं थी, जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक लुक्स के मामले में पूरे शिमला में कोई मुकाबला नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ था आहान, जो एकदम ही सिंपल और सादे कपड़ों में सस्ता फोन और सस्ती सी बाइक पर उसे बैठाने जा रहा था। जब बाइक पे चढ़ने से पहले आहान रुक के कुछ करने लगा तो शनाया ने फिर से चिढ़ते हुए पूछा, अब क्या हुआ? लंच के बाद मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, सो प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड। मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी बोलती ही बंद हो गई। आहान ने शर्ट पर पहनी हुई जैकेट उतारी और शनाया के कंधों पर रख दी। एक ही पल में शनाया उसके सीने से लग गई, जहां आहान की मस्कुलर बॉडी और हमेशा वाले आफ्टर शेविंग जेल का फ्रेग्रेंस उसकी धड़कनें एक ही पल में उन ठंडी हवाओं से भी ज्यादा तेज करने लगा। शनाया के गाल जैसे ही आहान के गर्दन पर टच हुए, वो एकदम से गुलाबी हो गई। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंच पाती, आहान उससे दूर हो गया और एक वार्म सी स्माइल के साथ बोला, शनाया, अब आपको बाइक पर बैठने के बाद ठंड नहीं लगेगी। चलिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपको लंच और मीटिंग में देरी ना हो। शिमला में जगह जगह दिख रही टूरिस्ट्स की भीड़ को देखते हुए बाइक पर बैठे शनाया का हाथ कब आहान की पीठ पर ठहर गया, वो समझ ही नहीं पाई। थोड़ी ही देर में वो लोग एक 5 स्टार होटल के सामने पहुंच गए। बाइक को रुककर थोड़ी देर हो गई, मगर शनाया वहीं बैठी हुई थी। वो एकटक बस अपने लेफ्ट हाथ की तीसरी उंगली में पहनी रिंग को देखे जा रही थी। आज पहली बार शनाया को ये रिंग खूबसूरत लग रही थी। आहान ने फिर एक बार उसे पुकारते हुए कहा, शनाया, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ है? तभी शनाया को उसकी आवाज सुनाई दी और उसने जल्दी से वो रिंग उतारी और बाइक से उतरते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम जल्दी से बाइक पार्क करो और यहां आ जाओ। जब तक आहान पार्किंग करके आ रहा था, शनाया वहीं खड़ी उसका वेट करने लगी। एकदम से उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा और उसका मुंह बन गया। ओह गॉड, ये यहां क्या कर रहा है? शनाया अपने सामने खड़े एक यंग से लड़के की तरफ देख रही थी। उसने सर से लेकर पैरों तक सब कुछ ब्रांडेड पहना हुआ था, और उस लड़के के चेहरे पर जो एटीट्यूड नजर आ रहा था, वो भी किसी ब्रांड से कम नहीं था। ये घमंडी गिल खानदान का वारिस और शनाया का ही कजिन शौर्य गिल था। शौर्य बहुत ही अकड़ के साथ चलते हुए शनाया के पास आया और एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, अरे शनाया, तुम यहां किस मुंह से आई हो? मैंने तुम्हें देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। शौर्य को देखने के बाद शनाया ने ऐसे ही किसी कमेंट की उम्मीद की थी। उसने शौर्य की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा,
शौर्य, बेहतर है कि हम यहाँ कोई सीन क्रिएट ना करें। शनाया शिमला की हाई क्लास फैमिली में से एक गिल खानदान की बेटी थी, मगर आहान की वजह से उसकी फैमिली उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और शौर्य उन लोगों में सबसे पहले नंबर पर आता था। शौर्य ने आहान के जैकेट की तरफ देखते हुए इशारा किया। शनाया, ये क्या है? वैसे पता नहीं कि इसे रोमांटिक कहा जाए या फिर कंजूसी। शौर्य की ये बात सुनकर शनाया का ध्यान आहान की जैकेट पर गया और उसने जल्दबाजी में वो जैकेट उतार दिया। शौर्य ने अपनी बकबक कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे वो गरीब फकीर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। कहीं तुम अकेली ही तो नहीं आ गई? वैसे ये भी सही है, उसे ऐसी जगह लाकर तुम्हें एम्बैरस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का पार्किंग टिकट भी उसकी सैलरी से ज्यादा है। शनाया के बाकी रिलेटिव्स भी वहीं थे और शौर्य की बातें सुनकर वो भी मुंह छिपाकर हंसने लगे। अब तक शौर्य सिर्फ शनाया को भला बुरा कह रहा था, मगर अब तो उसने हद ही पार कर दी थी। शौर्य अब आहान का मजाक उड़ा रहा था। आखिर एक बैंक में काम करने में क्या बुराई थी कि शौर्य आहान की खिल्ली उड़ा रहा था। अब शनाया से रहा नहीं गया और वो गुस्से से शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर उसी वक्त आहान वहां आ गया। आहान को देखकर तो शौर्य की नाक सिकुड़ गई। उसने आहान को देखते हुए कहा, आहान, तुम फिर से अपना मुंह उठाकर यहां आ गए? वैसे एक बात बताओ, तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? आहान बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके आने से पहले क्या बातें हो रही थी, लेकिन वो शौर्य की ऐसी बातों से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। शौर्य ने हमेशा से ही उसे उल्टा सीधा कहा था, इसीलिए आहान ने खामोशी से सब कुछ सुन लिया और जवाब में कुछ भी नहीं कहा। मगर आज शनाया चुप नहीं रहने वाली थी। उसने शौर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, शौर्य, बेशरम तो तुम हो कि अपने जीजा से ऐसे बात कर रहे हो। आहान मेरा हस्बैंड है और अच्छा होगा कि तुम उससे इज्जत के साथ पेश आओ। जब आहान ने शनाया की कही बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? शनाया मेरी तरफदारी कर रही है। आज तक हर किसी ने मुझसे कहा कि मैं शनाया जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की के लायक नहीं हूं। अब तो मुझे इन तानों की आदत सी हो गई है। लेकिन शनाया, इन्हें अचानक आज क्या हो गया है? शनाया खुद भी नहीं जानती थी कि उसने एकदम से आहान को अपना हस्बैंड कहकर उसकी साइड क्यों ली। लेकिन शौर्य ने यह बात अपने दिल पर ले ली और गुस्सा करने के बजाय हंसने लगा। उसने हंसते हुए जोर से कहा, अच्छा शनाया, तो ये बताओ कि आज भी शादी के 3 सालों के बाद तुम अपने इस फकीर हस्बैंड के साथ ही एक बेडरूम में क्यों नहीं रहती हो? क्या आज तुम्हें याद आया है कि ये मिडिल क्लास लाइफ जीने वाला कंगाल आदमी तुम्हारा पति है? अगर शेखर अंकल ने इस घर जमाई को तुम्हारे लिए पसंद नहीं किया होता तो शायद तुम इसे कभी मुड़कर भी नहीं देखती। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? शौर्य की ये बात सुनकर शनाया की बोलती बंद हो गई। उसका और आहान का रिश्ता कैसा था, इस बात से शौर्य का कोई लेना देना नहीं था। वो ये सब कैसे कह सकता था? क्या ऐसे रिश्ते को शादी कहा जा सकता था? बाकी रिलेटिव्स को यह झगड़ा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वैसे तो पूरे गिल खानदान में हर किसी को आहान के होने से शर्म आती थी और शौर्य का ये खुलासा सुनने के बाद तो उन्हें नया गॉसिप मिल गया था। अब तो वो सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शनाया और आहान को कैसा लग रहा होगा। आहान ने शनाया की तरफ देखकर उससे कहा, शनाया, हमें चलना चाहिए, अंदर सब वेट कर रहे होंगे। आहान इस झगड़े को यहीं रोकने की कोशिश कर रहा था। शनाया ने बिना कुछ कहे वहां से जाना ही सही समझा और अपनी लंबी हील्स में वहां से गुस्से से चली गई। आहान उसके पीछे जाने वाला था कि शौर्य ने उसे रोका और बोला, तुम रुको, तुम्हारे जैसे गुड फॉर नथिंग घर जमाई से बात करने में मुझे कौड़ी भर का भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे अंकल नहीं होते तो आज तुम अपनी औकात की किसी गरीब लड़की से शादी करके खुश होते, लेकिन तुम्हें तो गिल खानदान का घर जमाई बनना है। अच्छी बात है, तुम जैसे फकीर अपनी औकात से बाहर का ही सोचते हैं। लेकिन एक बात बता दूं,
मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता है ये बाहर किसी को भी मत कहना। वो क्या है ना, तुमसे जान पहचान है ये बताने में मुझे शर्म आती है। और हां, अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो अपनी ये शक्ल लेकर अंदर मत आ जाना। ये कहकर शौर्य वहां से चला गया। आहान चुपचाप खड़ा अपनी बेइज्जती सुन रहा था, लेकिन वो क्या कह सकता था। उसने ये सब दिल पर नहीं लिया और शनाया की तरफ देखने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। आहान भागकर आगे गया, लेकिन शनाया का कोई पता ही नहीं था। आहान ने एक दो बार अपनी वाइफ शनाया का नाम भी पुकारा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। आहान समझ सकता था कि शौर्य की बातों से शनाया का दिल दुखा होगा। वो कहीं जाकर अकेली बैठी होगी, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो शनाया को ढूंढने लगा। कुछ देर तक भागदौड़ करने के बाद भी आहान के हाथ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं आया। अब आप कहां हैं शनाया? मुझे अब फिक्र हो रही है। अगर आप गुस्सा हैं तो मुझे डांट दीजिए, मगर एक बार मेरे सामने आ जाइए। आहान ने अपने आप से ही कहा। तभी आहान को अपनी पीठ पर एक छुअन महसूस हुई। वो राहत भरी सांस लेते हुए बोला, आप कहां थी? मैं घबरा गया था। मगर जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। ये शनाया नहीं थी। जो खुशी और राहत आहान के चेहरे पर थी वो नाराजगी में बदल गई और वो बिना किसी इमोशन के बोला, आप यहां क्या कर रहे हैं? आहान के सामने एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। उस आदमी ने 3 पीस सूट पहन रखा था। उम्र की वजह से उनके बाल सफेद हो रहे थे और आंखों पर एक गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा था। यंग मास्टर, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि आप मुझे अब भी पहचान लेंगे। कैसे हैं आप? आहान इस आदमी को कैसे भूल सकता था। उसने कहा, मिस्टर विक्रम, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? हर छोटी बड़ी बात के लिए मैंने आपके पास आकर ही तो अपनी अपॉइंटमेंट ली है। आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अरे नहीं, यह तो सवाल ही गलत है। आप तो जिसे चाहे ढूंढ सकते हैं। मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैसे कि विक्रम ने उम्मीद की थी, आहान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्मार्ट था। विक्रम ने भी टाइम वेस्ट किए बगैर पॉइंट की बात की। यंग मास्टर, मेरे बॉस आदित्य रायजादा ने मुझे भेजा है। एशिया के सबसे अमीर और पावरफुल खानदान रायजादा और 5000 करोड़ की रायजादा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज अपने मालिक का इंतजार कर रही है। आपके पापा चाहते हैं कि अब से आप ही कंपनी के हेड बने और अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लें। शौर्य की बात सुनने के बाद शनाया नाराज होकर कहां चली गई थी? क्या सच में आहान किसी अमीर खानदान का वारिस था? लेकिन अगर ऐसा था तो वो एक घर जमाई बनकर अपनी पहचान क्यों छिपाता था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।